वेलकमिंग ऑल टू द लेक्चर 5th फॉर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। टुडे इज 3 अक्टूबर। हम लोगों का कल क्लास हुआ था, आज हम लोगों का लेक्चर 5th है। एंड स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। इसके डाउट्स हम लेंगे, बट एट अ लेटर स्टेज वी विल बी टेकिंग दीज डाउट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कल वाली क्लास में बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि सर फास्ट, मॉडरेट और स्लो जो होता है उसको एक बार और एक्सप्लेन करो, तो आई डू दैट राइट नाउ। तो फास्ट, मॉडरेट और स्लो रिएक्शंस, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने 11 सेकंड पे हो गया तो फास्ट हो गया और 10 सेकंड पे हो गया तो स्लो हो गया। सॉरी, 11 सेकंड पे हो गया तो स्लो हो गया, 10 सेकंड पे हो गया तो फास्ट हो गया, ऐसा कोई रूल नहीं है। इट इज़ जस्ट अ कंडीशन, एक रेफरेंस पॉइंट जैसा अपन मान के चले। 4-5 दिन लग रहे हैं तो मॉडरेट रिएक्शन है, महीने लग रहे हैं तो स्लो रिएक्शन है, जल्दी हो रहा है तो फास्ट रिएक्शन है। सो दिस इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, सो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री लाइन डिफाइंड फॉर रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रेट मतलब स्पीड होता है। स्पीड का मतलब होता है एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो स्पीड इज लाइक डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे ही स्पीड ऑफ स्टडिंग भी होगा आप लोगों का, कितने पेजेस आप लोग एक घंटे में पढ़ते हो, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इन 1 आवर ऑफ टाइम, सो दैट कैन ऑल्सो बी स्पीड। सो स्पीड इज एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट इज एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमारा रेट हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज, कल भी बताया था, आज फिर से अपन रिवाइज करते हैं। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है और उसको अपन रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। कितनी गति से, कितनी स्पीड से वो कन्वर्जन हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन नहीं हो रही है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी रिएक्शन हो रही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि रिएक्शन को समय कितना लग रहा है। अगर 10 मोल्स है तो 10 मोल को कन्वर्ट होने में कितना समय लगा। अब वो 10 मोल से 50 मोल भी बन सकते हैं, 1000 मोल भी बन सकते हैं प्रोडक्ट के, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो अगर दो रिएक्शंस है और दोनों रिएक्शंस में से एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जो 10 मोल 10 सेकंड में चलता है और दूसरी रिएक्शन है जो 20 मोल 10 सेकंड में चलता है, तो उसको अपन 20 मोल 10 सेकंड वाली को फास्ट रिएक्शन बोलेंगे, 10 मोल 10 सेकंड वाली को उसके कंपैरिजन में स्लो बोलेंगे। तो रेट दूसरी रिएक्शन का ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज उसमें कन्वर्जन जल्दी हो रहा है। कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके बारे में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेट ऑफ कन्वर्जन। कितनी स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी किसी स्टूडेंट से रैंडमली अपन बात कर लेते हैं। आई विल टॉक टू अ स्टूडेंट रैंडमली एंड ठीक है, भूषण, भूषण से बात की जाए। भूषण ठाकरे, कैन यू अनम्यूट प्लीज? Yes, भूषण, कैन यू हियर मी? yes sir. सर लास्ट क्लास में आए थे आप? लास्ट क्लास अटेंड किया था आपने? Yes sir किया था. थोड़ा बहुत समझ में आया था? Yes sir. ओके, थैंक यू भूषण। So this was a small voice check. Bhushan, thank you both very much for talking to me. I will continue with the class. तो इसमें ऐसा है कि रेट ऑफ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें कन्वर्जन है। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स को अपन रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं? तो ये वही चीज़, साइज नहीं है यहाँ पे, सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से कल के जैसे सरफेस एरिया लिख देता हूँ। सो सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, कॉन्सेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, लेकिन उसमें यूजुअली वाली कंडीशन है। यूजुअली क्यों लिखा है ये भी मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि अपन 11th-12th में पढ़ेंगे। कुछ रिएक्शंस ऐसी रहती है जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो उनकी स्पीड फिक्स रहती है, उनका रेट ऑफ द रिएक्शन फिक्स रहता है। तो ऐसी रिएक्शंस को भी अपन स्टडी करते हैं, उसको केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। सो फॉर एग्जांपल, substances which are highly reactive, substances which are highly reactive will have more rate of the reaction, substances which are low in reactivity will have less rate of the reaction। तो ये चीज अपन डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल्स। थर्ड पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और लास्ट पॉइंट अपने को टेम्परेचर देखना है। तो टेम्परेचर के बारे में सुने, ये इंटरेस्टिंग केस है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस with respect to the heat changes। हीट चेंजेस के रिस्पेक्ट में दो टाइप की अपने पास रिएक्शंस होती है।
कौन सी दो टाइप की रिएक्शंस होती है अपने पास में? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को क्या चाहिए होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस को रिक्वायर हीट एनर्जी। ओके, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या करती है? लिबरेट हीट एनर्जी। लिबरेट मतलब रिलीज करना। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिलीज हीट एनर्जी या फिर लिबरेट हीट एनर्जी, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या करती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए। अब सोचो कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एंडोथर्मिक को तो फेवर करेगा, लेकिन एक्सोथर्मिक के लिए वो इनवर्सली हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, टेम्परेचर अपन इंक्रीज लिखेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टी increases the rate of endothermic but decreases the rate of exothermic। तो ये पॉइंट अपन ने लिख दिया। इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो एंडोथर्मिक के रेट को तो इंक्रीज करेगा, लेकिन एक्सोथर्मिक के रेट को डिक्रीज करेगा। ओके, सो एंडोथर्मिक के लिए रिक्वायर्ड हीट एनर्जी है और एक्सोथर्मिक के लिए लिबरेट हीट एनर्जी है। एक्सो मतलब इवॉल्व, इवॉल्व मतलब रिलीज, और रिक्वायर मतलब एब्जॉर्ब। जब तक एनर्जी नहीं देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगी। एनर्जी देंगे तभी एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड करेगी। एनर्जी इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, फिर इसके बाद अपन कैटलिस्ट देखते हैं। कैटलिस्ट लास्ट टाइम पे देखा था। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है ये भी हमने देखा था। कुछ कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एनर्जी डिफरेंस, वो एनर्जी डिफरेंस को कम कर देगा। रिएक्ट नहीं करता है, या फिर जैसे अपन ने हाइड्रोजन वाला भी एग्जाम्पल देखा था, पैलेडियम, प्लेटिनम या रेने निकल। उसमें क्या होता है? प्लेटिनम, पैलेडियम, रेने निकल बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर रेने निकल, तीनों में से कोई भी चीज़ ले लो, तो वो चीज़ क्या बिहेव करेगा? वो चीज़ बिहेव करेगा एज अ कैटलिस्ट। कौन सी रिएक्शन के लिए? हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए। ठीक है, मैं वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स। ये एक रिएक्शन होती है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स बोलते हैं इस चीज़ को। और ये जो रिएक्शन होती है इस चीज़ में प्लेटिनम, पैलेडियम या रेने निकल उसमें कैटलिस्ट जैसा बिहेव करता है। इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर रेने निकल बिहेव्स एज अ कैटलिस्ट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, सो इजी है ये चीज़। तो ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के बारे में भी अपन ने बात कर ली। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और कैटलिस्ट का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, इसको लिख लो, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है मैं चाहता हूँ कि सबके पास लिखा हो। आई वॉन्ट स्टूडेंट्स टू राइट दिस डाउन। नयन सोनू ने क्लास में है क्या? नयन सोनू ने क्लास में है तो प्लीज हाथ उठाए। हाथ नीचे कर लो। चलो आगे बढ़े क्या? जनता ने लिख लिया होगा, आई एम अज्यूमिंग। अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन सुने। द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इटसेल्फ। ये इट मतलब इटसेल्फ रहना चाहिए था यहाँ पे। इटसेल्फ रहता था तो और बेटर समझ में आता था। ठीक है, तो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इटसेल्फ, विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल रिएक्शन। अब जब अपन थोड़े बड़े हो जाएंगे, 11th-12th में पढ़ेंगे, और अगर गलती से साइंस ले लिया तो तब कैटलिस्ट का और एक अपने को कंसेप्ट सीखने को मिलेगा कि ऐसी चीज जो रिएक्शन में पार्ट लेती है लेकिन फिर से रीजनरेट हो जाती है,
उसको भी कैटलिस्ट बोलते हैं। मतलब कैटलिस्ट का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर कि अ थिंग विच इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन बट इट इज रीजनरेटेड, मतलब वो रिएक्शन में पार्ट तो ले रही है लेकिन वो साथ में फिर से प्रोड्यूस भी हो रही है उतनी ही क्वांटिटी में। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है, उसके एग्जांपल्स अपन 11th में देखेंगे, बट इसेंशियली कंसेप्ट तो वही रह रहा है ना, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज। उसने रिएक्शन में पार्ट लिया लेकिन फिर वो रीजनरेट भी हो गया, तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ा अपने को। तो इसलिए विदाउट चेंजिंग, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज, ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज परफेक्ट है। चाहे ये पहले वाले टाइप का कैटलिस्ट हो जो अपन 10th में पढ़ रहे, या 11th वाले टाइप का कैटलिस्ट पढ़े, 11th मतलब क्लास 11th वाले टाइप। कैटलिस्ट का डेफिनेशन जो है विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट, ये वैलिड बैठता है। हम 11th में देखेंगे कि कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन फिर वो प्रोडक्ट साइड फिर से रीजनरेट हो जाते हैं उतनी ही क्वांटिटी में, तो इसलिए उनको अपन कैटलिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने यहाँ पे अपन उन्होंने एक नीचे एग्जांपल दिया है, अपन इसको डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल भी टेक्स्ट बुक से ही लिया है। ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट KClO3 डिकम्पोजेस, लेकिन वो कैसे डिकम्पोज होता है, स्लोली स्लोली डिकम्पोज होता है। हीट कर रहे हैं, डेल्टा का साइन मतलब हीटिंग होता है। ये पढ़ा है पहले, नहीं भी पढ़ाया होगा तो अभी देख लो, डेल्टा मतलब हीटिंग, इसको डेल्टा बोलते हैं ट्रायंगल को, और जनरली ये एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन neither increases by reducing the particle size nor by increasing the reaction temperature। सोचो, अपन ने जो पिछले वाले स्लाइड में फैक्टर्स देखे थे, रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज करने के जो फैक्टर्स अपन ने पिछले वाले स्लाइड में देखे थे, उसमें क्या था, टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा आगे, क्योंकि हीटिंग कर रहे हैं। हीटिंग है मतलब एंडोथर्मिक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काम बढ़ जाएगा, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, फिर रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज रिड्यूस करेंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, तो भी रिएक्शन का रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन KClO3 को अगर अपने को रैपिडली डिकम्पोज कराना है तो MnO2 यूज करते हैं, उससे क्या होता है, O2 गैस रिलीज होता है। फिर अपने को मन में एक डाउट आता है कि सर वो जो O2 आया वो MnO2 से आया क्या, नहीं, तो नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन MnO2 इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में MnO2 में कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इट ओनली सपोर्ट्स द रिएक्शन। इसलिए कैटलिस्ट को रिएक्शन में पार्ट लिया है ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, तो आई होप कि कैटलिस्ट वाला पार्ट इजी होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग से पहले डाउट्स पूछ लो। रेट ऑफ द रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करे, आई विल बी रिप्लाइंग दोज डिफिकल्टीज इन द क्लास। व्हाट्सएप पे डाउट पूछो रिगार्डिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ये सारे कंसेप्ट में डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, क्लास में नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। सॉरी दीप, क्लास में बोलने का परमिशन अभी मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर अभी आप नहीं पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे तो क्लास खत्म होने के बाद पूछ लेना। अनीश प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आई एम सॉरी आई कैन नॉट टेक योर डिफिकल्टी राइट नाउ इन द क्लास। ठीक है, तो आई गेस रेट वाले कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट अस मूव टू द बैलेंसिंग पार्ट। नहीं पूछ रही है जनता। प्रथमेश राठौड़ पूछ रहे हैं व्हाट इज अ बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन बायोकैटलिस्ट मतलब कुछ ऐसा कैटलिस्ट होगा जो बायोकेमिकल रिएक्शंस में काम करता है। तो जो भी लिविंग थिंग्स वगैरह में रिएक्शंस होती है उसको बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करते हैं, तो उनको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि यही डेफिनेशन होगा, ऑल्दो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बट दिस इज लाइक माई अजम्पशन and I don't think that that assumption will be wrong because बायोकैटलिस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूज होता है, ये लॉजिकली बता सकते हैं। और बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये बॉडी में होने वाली रिएक्शंस, बायोलॉजी वाली रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हाँ, और कोई पूछ रहा है कि सर अगर रिएक्शन में बहुत ज्यादा कैटलिस्ट डाला तो बियॉन्ड लिमिट, तो वो कैटलिस्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। देखो कैसा है कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट रिएक्शन को हेल्प कर रहा है स्पीड अप करने के लिए। बराबर, किन का डाउट है ये, नाम लिखा करो यार। चलो जो भी है, कैटलिस्ट अगर रिएक्शन में बहुत ज्यादा, प्रथमेश टिकार,
प्रथमेश, अगर कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाला तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कैटलिस्ट का यूज़ नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कि 10 किलो रिएक्टेंट के लिए 300 ग्राम कैटलिस्ट लगता है, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो 10 किलो रिएक्टेंट के लिए 300 ग्राम कैटलिस्ट लगता है। अब अगर अपन ने तो 300 ग्राम कैटलिस्ट क्या कर रहा है, 300 ग्राम कैटलिस्ट 10 किलो रिएक्टेंट पे काम कर रहा है और उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। लेकिन अगर अपन ने 500 ग्राम कैटलिस्ट ले लिया तो वो जो एक्स्ट्रा 200 ग्राम था वो स्पीड और ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। मतलब कोई रिएक्शन की एक लिमिट रहेगी ना, कि भाई कैटलिस्ट डालने के बाद उसकी स्पीड 3 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी, 10 टाइम्स होगी। लेकिन ज्यादा कैटलिस्ट डाल देंगे तो वो रिएक्शन की स्पीड एकदम से नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा कैटलिस्ट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट विल रिमेन एज इट इज। वो रिएक्शन की रेट, वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएगा। मतलब कंडीशन फिक्स रहती है कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के साथ कितना मोल्स ऑफ कैटलिस्ट की जरूरत है, ठीक है। ओके सर, कैन कैटलिस्ट स्लो द रिएक्शन? तनय गांधी, यस, कैटलिस्ट कैन स्लो द रिएक्शन, उसको इनहिबिटर बोलते हैं। पिछले वाली स्लाइड पे है ये चीज, ये देखो नीचे लिखा है निगेटिव कैटलिस्ट इनहिबिटर। तो इनहिबिटर मतलब ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो निगेटिव तरीके से बिहेव करते हैं, वो रिएक्शन के रेट को स्लो करते हैं। हाँ, ये अच्छा डाउट है, इनका नाम भी नहीं पता, आयुष, आयुष है इनका नाम। हाउ टू आइडेंटिफाई कैटलिस्ट इन द रिएक्शन? तो सोचो अभी जैसे रिएक्शन में कैटलिस्ट कैसा होता है कि अगर अपने सामने केमिकल इक्वेशन लिखा है तो उस केमिकल इक्वेशन में जनरली जो एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखा रहता है उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजुअली, यूजुअली कैटलिस्ट, अरे यार, इज मेंशन अबव और बिलो द एरो। यूजुअली जो है कैटलिस्ट अबव या बिलो द एरो मेंशन किया जाता है। और उसको अपन पढ़ते कैसे, रिएक्शन जैसे एबीसी रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पी फॉर एग्जांपल। तो उसको ऐसे पढ़ते हैं कि भाई जैसे ये जो रिएक्शन है, इट इज दैट रिएक्शन, जैसे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में कैटलिस्ट है या नहीं मुझे नहीं पता, चलो यही जैसे KClO3 का बर्निंग, KClO3 का हीटिंग। तो द हीटिंग ऑफ KClO3 टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट MnO2, ऐसा इसको रीड करते हैं। तो जो चीज एरो के ऊपर या नीचे लिखी होती है वो जनरली कैटलिस्ट होता है। अब ये चीज तो हमें पता चल गई केमिकल इक्वेशन से। फिर वर्डेड इक्वेशन अगर होगा तो उसमें अलग से ऐसा लिखा हुआ आता है, ठीक है, ऐसा अलग से लिख के देते हैं कि ये वाली चीज कैटलिस्ट जैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ, ये दोनों में से कुछ भी कंडीशन नहीं है और रिएक्शन ऐसी है A प्लस B प्लस C, सपोज ये प्रोडक्ट बनाता है D और वो प्रोडक्ट D अपने को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि जो D वाला प्रोडक्ट बना वो सिर्फ B और C से ही बना है, तो अपन कमेंट कर सकते हैं कि A जो है वो कैटलिस्ट रहा होगा। तो यहाँ पे समझे, सब लोग समझे, 3 टाइप की चीजें हो रही है। पहली चीज, वर्डेड रिएक्शन में लिखा हुआ रहेगा डायरेक्टली। दूसरी चीज, केमिकल इक्वेशन में एरो के ऊपर या नीचे लिखा हुआ रहेगा। और तीसरी चीज, ये दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा है और डायरेक्टली ऐसी रिएक्शन दी है जो मैंने ऊपर ऐसे यहाँ पे हाथ से लिखा है, तो उसमें जो चीज रिएक्ट कर ही नहीं रही है वो चीज कैटलिस्ट हो जाएगी, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली मेंशन किया रहता है, हमेशा रिएक्शन में दिया रहता है कि ये पर्टिकुलर चीज कैटलिस्ट है इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसा बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। कैन वी राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट ऑन एनी साइड ऑफ द एरो अबव या बिलो? हाँ, कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, उतना मैटर नहीं करता है। यूजुअली जनता नीचे लिखती है, ठीक है। हाँ, ये जिन्होंने बायो कैटलिस्ट पूछा था उन्होंने बताया कि यस सर इट इज द सेम। ओके, हाँ ये अच्छा है। कौन है ये पता नहीं, अनीश है। अनीश पूछते हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अनीश पूछते हैं, सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, देयरफॉर आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट इट शुड डिकम्पोज फास्टर, बट हियर इट इज अ डिफरेंट केस। तो कहाँ डिफरेंट केस है? अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो वो
टेम्परेचर बढ़ाने से फास्ट होती है। अब अगर आप ये पूछ रहे हो अनीश की ये वाली रिएक्शन में जो स्लाइड पे है, तो एक्चुअली कैसा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि 300 ग्राम कैटेलिस्ट अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो 300 ग्राम कैटेलिस्ट यूज करने के बाद अगर 500 ग्राम कैटेलिस्ट लिया तो वो 200 ग्राम का इफेक्ट दिखेगा नहीं। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ रहा था उतना बढ़ गया। अब उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन और फास्ट नहीं हो जाएगा। तो सब लोग इस चीज को समझे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओवर हियर। ध्यान से सोचो इस चीज को। कैटेलिस्ट 300 ग्राम यूज करते 10 किलो के लिए, तो 500 ग्राम कैटेलिस्ट डालेंगे तो 200 ग्राम कैटेलिस्ट वेस्ट हो गया। वेस्ट मतलब रीजनरेट तो हो गया, लेकिन वो काम में ही नहीं आया। नहीं डालते थे तो भी चल जाता था। तो वैसा ही टेम्परेचर के साथ है। कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है और मान लो 10 किलो को 50 जूल एनर्जी लगती, लेकिन नहीं सर अपन उसको 100 जूल एनर्जी देंगे तो वो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उतने के रिस्पेक्ट में ही वो रिएक्शन काम करेगी। मतलब ये मत सोचो कि कोई रिएक्शन 3 महीने में होती तो वो 3 महीने की रिएक्शन को बहुत सारी एनर्जी दे दी, बहुत सारा सरफेस एरिया बढ़ा दिया, बहुत सारा कैटेलिस्ट दे दिया, तो 3 महीने की रिएक्शन को अपन 3 दिन में कर सकते क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप अनीश का डाउट क्लियर हो गया है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भी ये रिएक्शन फास्ट होगी। ये जो KClO3 का हीटिंग है, KClO3 का डिकम्पोजिशन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये फास्ट होगा, लेकिन एक लिमिट तक ही फास्ट होगा। सर इज कैटलिस्ट प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स? नहीं, तो कैटलिस्ट दोनों साइड प्रेजेंट नहीं होता, कैटलिस्ट एरो पे है ना। अगर एरो पे नहीं लिखा है तो ऐसा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड में नहीं लिखते, लेकिन प्रोडक्ट साइड में टेक्निकली देखा जाए तो लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि वो बच गया। लेकिन प्रोडक्ट साइड अपन क्या लिखते हैं? जो चीजें बनती है रिएक्शन में, जो प्रोड्यूस हुआ, जो प्रोडक्ट है, वो लिखते हैं ना राइट साइड में, तो इसलिए अपन उसको इग्नोर करेंगे। तो कैटलिस्ट यूजुअली एरो के ऊपर ही लिखना या एरो के नीचे ही लिखना, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। हाँ ये अच्छा है। इज लाइट अ कैटलिस्ट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? तो ऐसा है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लाइट इज नॉट अ कैटलिस्ट, क्योंकि हीट एनर्जी भी कैटलिस्ट नहीं है। आयुष का डाउट है। लाइट जो है, लाइट वो एनर्जी है। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैटलिस्ट। तो वैसे लाइट को भी कैटलिस्ट नहीं बोल सकते। लाइट यूज होता है रिएक्शन में, लेकिन वो लाइट रीजनरेट नहीं हुआ, वो लाइट एनर्जी यूज हो गई बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो लाइट इज नॉट अ कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा था वो। सर इज कैटलिस्ट प्रेजेंट इन ऑल द रिएक्शंस? जरूरी नहीं है, बहुत सी ऐसी रिएक्शंस है जो बिना कैटलिस्ट के भी चलती है और वो अच्छे से चल जाती है, ठीक है। ठीक है, सफिशिएंट है ये चीज। अपन अभी इसको डिलीट करते हैं और अपन बैलेंसिंग सीखते हैं। सो आई होप कैटलिस्ट वगैरह क्लियर हो गया है। कैटलिस्ट इज लाइक अ ऑप्शनल थिंग। बहुत से रिएक्शन में यूज करते हैं, बहुत से रिएक्शन में नहीं भी यूज करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन। दो टाइप की चीजें होती है, जैसे पढ़ाई में भी कुछ बुक्स होती है इसेंशियल, कुछ बुक्स होती है डिजायरेबल। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक आर इसेंशियल। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, कुछ वेबसाइट्स रेफर करते हैं, तो दैट इज अ डिजायरेबल कंडीशन। तो वैसा कैटलिस्ट इज अ डिजायरेबल थिंग, कैटलिस्ट इज नॉट अ इसेंशियल थिंग, ठीक है। तो हो गया ये कैटलिस्ट वाला। अब जिन लोगों के डाउट्स बच गए वो मैं क्लास के बाद रिप्लाई कर दूंगा। अब अपन बैलेंसिंग देखेंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ बैलेंसिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम, बट आई विल गो ओवर देम अगेन। बैलेंसिंग में अपन क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, देखो इटैलिक्स लिखा है, हर एलिमेंट के जितने एटम्स एलएचएस में है उतने ही एटम्स अपने को आरएचएस में रखने हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के। कॉमन सेंस वाली बात है। जो पहला पॉइंट है वो चौथे पॉइंट से मैच करता है, बराबर है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या बोलता है? लेफ्ट साइड का मास इज इक्वल टू राइट साइड का मास। तो वो चीज मैनेज होनी चाहिए। ड्यूरिंग बैलेंसिंग वी कैन अल्टर द कोएफिशिएंट्स, हम कोएफिशिएंट्स को चेंज कर सकते हैं। मैथ्स वालों ने पढ़ा है अपने को कोएफिशिएंट क्या रहते हैं, 4x प्लस 3y, ऐसे लिखते हैं मैथ्स वाले। तो उसमें 4 क्या लिखते हैं? 4 बोलते हैं कोएफिशिएंट, और x को क्या बोलते हैं? वेरिएबल, है ना। तो 4 इज अ कोएफिशिएंट, 3 इज अ कोएफिशिएंट, ठीक है। लेकिन हाँ और एक चीज, वो मैथ्स वाले ऐसे भी लिखते हैं ना कुछ तो भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बोलते हैं। तो मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ तो भी ऐसे लिखते हैं 2x क्यूब, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक इक्वेशन है ये।
3 क्यों नहीं हो रहा है ये? हाँ, 2x³ प्लस 3y है ना, तो y की पावर कितनी है? y की पावर 1 है। तो बैलेंसिंग के वक्त अपन सिर्फ कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं, ये जो छोटे वाले नंबर रहते हैं इसको चेंज नहीं करना। तो जैसे अपना वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है। तो H2O में अपन ये 2 को और ये जो 1 यहाँ पे है इस 1 को हाथ न लगाए। प्लीज डू नॉट टच दिस 2 एंड दिस 1। जो भी चेंजेस करने हैं यहीं पे चेंजेस कर सकते हो आप लोग। यहाँ 2 है, 2 की जगह 3 लिख लो, 2 की जगह 1/2 लिख लो, कुछ भी चलेगा। कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हैं, छोटे नंबर्स चेंज नहीं कर सकते। फिर सब लोगों को एक रिक्वेस्ट किया था 9th क्लास के टेक्स्ट बुक से, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से रेडिकल्स पढ़ के आना, फॉर्मूले पता रहने चाहिए सबको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 रहता है, MgCl नहीं रहता क्योंकि Mg का वैलेंसी 2 है। तो वैलेंसीज वाला टॉपिक बहुत अच्छे से सबका क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से रीड करें, वैलेंसी रीड करें, ग्रुप्स के बारे में रीड करें, सल्फेट ग्रुप, नाइट्रेट ग्रुप, अमोनियम ग्रुप पता होना चाहिए। अगर यही चीज़ पता नहीं होगी तो बैलेंसिंग नहीं समझ में आएगा। फिर बाद में क्या होता है, बाद में बैलेंसिंग का नाम खराब होता है, बैलेंसिंग बदनाम होता है। हमको तो बैलेंसिंग आता ही नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ही नहीं आते हैं तो बैलेंसिंग समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास के बाद प्लीज 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से बैलेंसिंग आर्टिकल, सॉरी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से वैलेंसी एंड ग्रुप्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते कैसे है, और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली चीज केमिस्ट्री में जो सिखाते हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। फिर बैलेंसिंग के वक्त हम मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं कर सकते, ये बता दिया। और रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। ये 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ते हैं जो कॉम्प्लेक्स वाली रेडॉक्स रिएक्शन है। जैसे एक रिएक्शन अपन ने देखी थी ना इसमें FeSO4 KMnO4 वाली, तो उसका रिएक्शन का बैलेंसिंग का मेथड एकदम अलग होता है। 10th क्लास में जो हम लोग बैलेंसिंग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं उसको? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग ही हम बैलेंसिंग करेंगे और वही वाला मेथड अभी अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं डिलीट। ये लिख लो, ये पहले 5 पॉइंट्स लिख लो यार, ठीक है। ऐसा होना चाहिए ना, कुछ लिखवा के भी देते हैं क्लास में। स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स लिख लो प्लीज, जल्दी से। प्लीज राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। स्लाइड पता नहीं शेयर होगी भी कि नहीं होगी, कब होगी। देखो भाई, कोई पूछ रहे हैं कि सर Cl की वैलेंसी भी तो 2 है, फिर एक MgCl क्यों नहीं होता? Cl की वैलेंसी 1 है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, वैलेंसी ऑफ Mg इज 2, इसलिए MgCl2 होता है। प्लीज वैलेंसीज लर्न करें, ठीक है। वैलेंसीज सबको लर्न होनी चाहिए। हेलोजेंस जो होते हैं ना उसकी वैलेंसी 1 है। सर कैन यू सेंड अ चार्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? ढूंढ लेना, टेक्स्ट बुक 9th क्लास की टेक्स्ट बुक निकालना है। स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में 3rd चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मिल जाएगा उसमें। मैं भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, टेंशन मत लो। एकदम इमीडिएटली टाइपिंग चालू हो जाता है। ठीक है, हो गया भाई। कितने लोग लिख रहे हैं? जो लोग लिख रहे हैं हाथ उठाए। ये जो 4 पॉइंट जनता लिख रही है प्लीज रेज योर हैंड्स, जल्दी जल्दी लिखे, जल्दी लिखे।
चलो हो गया क्या? अपन आगे बढ़ते हैं अभी। कितने लोग लिख रहे हैं अभी? और स्टूडेंट्स हु आर स्टिल राइटिंग प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, वेरी गुड। तो किसी का डाउट आया सर फेरस और फेरिक में क्या फर्क है? तो ये इंटरेस्टिंग है, मैं डिस्कस कर देता हूँ। फेरिक मतलब +3 वाला रहता है, ठीक है। आयरन की 2 वैलेंसी होती है, आयरन की वैलेंसी 2 है, Fe3+ और Fe2+। देर आर 2 वैलेंसीज फॉर आयरन, सब लोग देख लो पहले इधर, Fe3+ एंड Fe2+, ऐसी 2 वैलेंसीज है बराबर। तो जो छोटी वाली वैलेंसी होती है उसको अस लिखते हैं, फेरस, फेर अस। और जो बड़ी वाली वैलेंसी होती है उसको इक लिखते हैं, फेरिक, फेरिक फेरस, ठीक है। फिर ऐसे ही कॉपर में भी होता है। तो जो कॉपर है, कॉपर की भी 2 वैलेंसीज होती है, कॉपर 2+ और कॉपर सिंगल+। तो कॉपर 2+ जो है उस, अब इसमें बड़ा वाला कौन है? 2+ वाला है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इक। और जो कॉपर सिंगल+ है इसको बोलेंगे अस, क्यूप्रस। तो क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, ठीक है। तो फेरस है छोटा, अस होता है छोटा वाला, इक होता है बड़ा वाला, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये लर्न करने वाली चीज है, अपन याद रखेंगे। हाँ, व्हाई आर देयर 2 वैलेंसीज ऑफ आयरन? याद करो, अपन ने अभी पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा था, अपना पहला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था। उसमें याद करो जो अपना डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स थे, उस जो भी एलिमेंट्स डी ब्लॉक में होते हैं मैक्सिमम टाइम्स उनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है। तो आयरन की 2 वैलेंसीज है, इक और अस, मतलब सबकी 2 वैलेंसी है। जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट, सोचो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बराबर। तो जो डी ब्लॉक है उनकी डबल वैलेंसीज होती है, 2-2 वैलेंसीज मिलती है। जो एफ ब्लॉक है उनकी 3-3 वैलेंसीज मिलती है, ठीक है। अब वो वाली चीज सबशेल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से रिलेटेड है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट है, बाद में देखेंगे। बट फॉर द टाइमिंग इतना समझो कि पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने देखा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की 1 से ज्यादा वैलेंसीज होती है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की 2 से ज्यादा वैलेंसीज हो सकती है। तो उस चीज को अपन ध्यान में रखें। और देयर आर 2 वैलेंसीज ऑफ आयरन, उससे एक्सप्लेन हो जाएगा, +2 एंड +3। और कॉपर की भी 2 वैलेंसीज है, +1 एंड +2। सर विच वैलेंसी टू यूज व्हेन एलिमेंट्स हैव मल्टीपल वैलेंसी? तो वो हमें कंपाउंड बताएगा। अगर कंपाउंड का नाम लिखा है क्यूप्रिक ब्रोमाइड, मतलब इक लिखा है तो CuBr2 हो जाएगा। क्यूप्रस ब्रोमाइड लिखा है तो CuBr हो जाएगा। वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। प्रथमेश पूछते हैं कि विच वैलेंसी टू यूज व्हेन एलिमेंट्स हैव मल्टीपल वैलेंसी, तो वो कंपाउंड देख के अपने को पता चल जाएगा। अपने को तो बैलेंसिंग सीखना है ना, तो बैलेंसिंग में वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा, तो वर्ड इक्वेशन के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कौन सा वाला वैलेंसी हमें यूज करना है, ठीक है। सॉरी, चलो वी विल मूव अहेड। अब अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन कल भी प्रैक्टिस कर लिया था अपन ने, देख लो। सोडियम कितना है इधर? सोडियम 1 है। राइट साइड में सोडियम कितना है? राइट साइड में सोडियम 2 है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा वाला 2 है, ये देखो ये छोटा वाला 2, इसको 1 तो कर नहीं सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वी कैनॉट, वी कैनॉट डिस्टर्ब द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। क्यों? जिससे कि क्या हो जाएगा, जिससे कि सोडियम वाली चीज बैलेंस हो जाएगी। सबको रिक्वेस्ट भी किया था, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में अच्छे से गिवन है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, उसको पढ़ के आना। तो आई होप जनता पढ़ के आई होगी। तो इधर अपन 2NaOH लिख देंगे। अब 2NaOH लिखने की वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन LHS साइड में कितने हो गए? हाइड्रोजन LHS साइड में 4 हो गए। RHS साइड में कितने हैं? RHS साइड में अभी भी 2 है, इसलिए उसको 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, तो मैंने पिंक कलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बताने के लिए कि मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन है इसमें। तो 2 2 जा 4, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, हो गया उससे बैलेंस। तो अब SO4 भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले ये वाला 2 लिखा सोडियम बैलेंस करने के लिए, ये वाला 2 लिखा सोडियम बैलेंस करने के लिए। उसके बाद ये वाला 2 लिखा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए।
सर अभी आपको कैसे पता चला कि पहले सोडियम को ही बैलेंस करना है? तो इसीलिए तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको भी समझ में आ जाएगा कि बैलेंसिंग कैसे करना है। ठीक है, तो इसको लिख लो। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा के देता हूँ, वो पॉइंट्स आप लोग लिख लो, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हाँ सर ये अच्छा है, पॉइंट्स लिखवा के दो, आप हमको हेल्प कर दो, जिससे कि नहीं भी समझ में आए तो हम घर पे जाके एटलीस्ट वो पॉइंट्स रीड कर ले तो थोड़ा तो समझ में आए। घर वाले वैसे ही बोलते रहते पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो पहला पॉइंट है वी कैन नॉट डिस्टर्ब द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट, ठीक है भाई, सेकेंड पॉइंट देखें, वी बैलेंस द सोडियम एटम इन द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में अपन ने सोडियम एटम बैलेंस किया और इसलिए हमने 2 लिख दिया NaOH के कोएफिशिएंट में, लिख दिया 2 लिख दिया। फिर ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखें, तो फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, हमने वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस कर लिया, तो उसमें हमने वाटर के कोएफिशिएंट में 2 लिख दिया। अब ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम्स थे। देयर वर 4 एटम्स प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर वी मल्टीप्लाइड दिस 2 by 2 एंड देयरफॉर वी गॉट 4 एज द आंसर। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये 2 को बड़े वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तभी 4 आएगा, तो वो वाली चीज अपन ने मेंटेन की है। तो ये पॉइंट्स लिख लो, ये इक्वेशन लिख लो, ये पॉइंट्स लिख लो, और यही वाला एग्जांपल टेक्स्ट बुक में है। इसको लिख ले जल्दी से। ठीक है, फिर किसी स्टूडेंट का डाउट आया है? यार नाम लिखा करो यार, हर बार हर डाउट के साथ नाम लिखा करे प्लीज। कोई डाउट पूछ रहे हैं कि सर वैसे कौन से एलिमेंट से अपन बैलेंसिंग स्टार्ट करें, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स दिखते हैं उनसे बैलेंसिंग स्टार्ट करो। फिर ये चीज अगेन दिस इज लाइक अ हिट एंड ट्रायल मेथड, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं इनका नाम क्या है। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। अद्वैत पूछ रहे थे ये डाउट। ठीक है, और एक किसी स्टूडेंट का डाउट है, ये वाली रिएक्शन बैलेंस करके बताओ। थोड़ा लाइफ में ना पेशेंस रखा करो। ठीक है, इसको लिख लो। जितने लोग लिख रहे हैं प्लीज हाथ उठाएं। रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग, थोड़ा जल्दी लिखो। चलो लेट अस मूव अहेड, अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये N2 प्लस H2 गिव्स NH3 है ना। तो अभी मैंने रूल तो नहीं है, तो मतलब लिखवा देता हूं मैं, दिस इज नॉट अ रूल, ये रूल नहीं है। स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी सब्सटेंसेस दिखाई देते हैं, उनके रिस्पेक्ट में बैलेंसिंग स्टार्ट करें। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है, तो ये अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले देखो क्या दिख रहा है, N2 दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में 1। यहाँ पे छोटा सा नंबर 1 है। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहां कौन होता है? वहां भगवान होता है, सबका मालिक एक, वन इज गॉड, गॉड इज वन।
N2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, so 2NH3। अब सोचो RHS साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया? RHS साइड में हाइड्रोजन आ गया 2 टाइम्स 3, तो 2 टाइम्स 3 इज 6। सर ये कहाँ से लिख दिया आपने? ये जो छोटा वाला नंबर है 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6 आ गया, तो 6 आ गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 लिख देंगे, तब ये वाला LHS साइड में भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 2 6 हो जाएंगे, मतलब 2 3 6, 3 2 6, ऐसा अपन ने बैलेंस किया है उस चीज को। सो N2 plus 3H2, N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इसमें कुछ लिखना भी नहीं है, सिंपल केस था ये। नेक्स्ट इसको ट्राई करते हैं, ये भी लास्ट टाइम पे देख लिया था अपन ने, बट जल्दी से कर लेंगे इसको ट्राई। कैल्शियम क्लोराइड, अब ये CaCl2 रहता है। सर ये कहाँ से आया? क्योंकि क्लोरीन का वैलेंसी कितना है? क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, तो CaCl2 लिख देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या लिखेंगे अपन? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए लिखेंगे, ये अच्छा है, ऐसे लिखेंगे H2SO4। ठीक है, फिर कैल्शियम सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे? कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4। और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड सिंपल है लाइफ में, उसके लिए लिख देंगे HCl। अब इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स को सोचो, तो सल्फर तो बैलेंस दिख रहा है, कैल्शियम भी बैलेंस दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, है ना? सल्फर इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, कैल्शियम इज ऑल्सो ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में सोच लो, ऑक्सीजन भी बैलेंस दिख ही रहा है। नहीं, क्लोरीन बच गया ना, क्लोरीन बच गया, अदर एलिमेंट है ना, क्लोरीन बच गया, इधर 2 है तो इधर 2 लिख देंगे, इधर 2 लिख दिया तो हो गया, फिर क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन क्या आ गया? हमने बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था, और हाइड्रोजन गॉट बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ क्लोरीन बैलेंसिंग, है ना? तो ये सीक्वेंस समझे आप लोग। सबसे पहले हमने सल्फर देखा तो वो बैलेंस था, तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं था। फिर कैल्शियम देखा, वो भी बैलेंस था, तो सब अच्छे से चल रहा था। अब जो क्लोरीन था, उसको बैलेंस करने के लिए, हमें राइट साइड में यहाँ पे 2HCl लिखना पड़ा। फिर ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था, और हाइड्रोजन जो था वो क्लोरीन की वजह से बैलेंस हो गया। फिर एक बार पूरा प्रोसेस होने के बाद, आप अपना आंसर फिर से चेक करें, सारे एलिमेंट्स बैलेंस है या नहीं। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस का कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आया या नहीं आया। अगर हमारा आंसर गलत आता है तो हम उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, फिर से आंसर डेवलप कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग का क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज का सब लोग ध्यान रखें। लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स है उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए। दिस इज लाइक अ बेसिक assumption, नॉट assumption, दिस लाइक द बेसिक concept फॉर दिस। ओके, ठीक है, सो आई विल डिलीट दिस। इसमें कुछ लिखना है क्या? इसमें नहीं लिखना है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, तो ये वाला आप लोग ट्राई करें। नाउ आई वांट स्टूडेंट्स टू ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि जनता इसको ट्राई करे, और फिर आंसर देने के लिए हाथ उठाना, किसी को पूछ लेंगे अपन। ठीक है, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। बहुत लोगों का सॉल्व हो गया, जल्दी सॉल्व हो गया। आई वेट फॉर 1 more minute। ठीक है, लेट अस डिस्कस दिस।
पराग आंसर बताएंगे? Sir, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. ठीक है, तो आपने आंसर बताया 3Fe प्लस 4H2O, उसके आगे क्या बोला आपने? Gives Fe3O4 plus 4H2. 4H2 आपने बताया। अच्छा ठीक है, Yes, sir. आप बताएंगे कि आपने सॉल्व कैसे किया? आपका आंसर आ गया, आंसर करेक्ट है। अभी आप इसका मेथड बताएं कैसे सॉल्व किया आपने, एक्सप्लेन करिए। कहाँ गए पराग? पराग अनम्यूट, अनम्यूट करो। सर पहले Fe का देखा, हाँ राइट हैंड साइड में 3 Fe थे हाँ और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही था, तो उसे 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, रुक जाओ। फिर हाँ, राइट साइड में 3 Fe दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड में एक ही Fe दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कोएफिशिएंट को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कोएफिशिएंट था वो ऑब्वियसली 1 था, तो उसको 1 3 3 अपन ने लिख दिया। ठीक है, पराग आगे बोलिए। सर फिर राइट हैंड साइड में O4 थे और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एक ही था, तो H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया। बराबर, और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में आपने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया हो। तो ठीक है पराग, थैंक यू यस सो सर। मच, करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन, बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो। तो इसमें सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले अपने को Fe बैलेंस करना है, उसके बाद में अपन ऑक्सीजन बैलेंस करें और लास्ट में अपन हाइड्रोजन बैलेंस करें। ठीक है, अगर आप इस सीक्वेंस में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं, अब डाउट, सर हमें कैसे पता चलेगा यही सीक्वेंस में सॉल्व करना है ना? हम तो पहले ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, तो अपन वो वाला कंडीशन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो लेट अस अज्यूम, वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर स्टार्टिंग विथ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। पहले रूल नहीं है, लेकिन ट्रिक तो बताया मैंने कि अदर एटम्स को पहले बैलेंस करो। लेकिन मान लो कि अपने को वो ट्रिक नहीं यूज करना है, तो पहले अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर अपन ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना चाहे तो इधर Fe लिखेंगे और H2O के सामने अपन पहले 4H2O लिख देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम्स है और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है, इसलिए अपन ने 4H2O लिख दिया। फिर यहाँ पे Fe3O4 है, Fe3O4 लिख दिया अपन ने। और अब हाइड्रोजन के बारे में सोचे, राइट हैंड साइड में तो 2 ही है, लेफ्ट हैंड साइड में तो 8 हो गए, इसलिए अपने को राइट हैंड साइड में 8H2 लिखना पड़ेगा, 8H2। तो होता यह है कि अगर अपन सीक्वेंस से नहीं भी जाए, अगर हम पहले ऑक्सीजन बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करें और लास्ट में Fe बैलेंस करें, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आता है, आंसर करेक्ट ही आता है। तो अब इसमें Fe को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये 8 नहीं चाहिए यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, वहां पे अपने को 4 चाहिए। तो कोई भी मेथड से, मतलब सीक्वेंसिंग कैसा भी रखो, आंसर सेम आने वाला है, करेक्ट आने वाला है। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करे, तो उससे अपना आंसर प्रॉपरली करेक्ट आएगा और जल्दी हो जाएगा। बट वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहो तो हाइड्रोजन से भी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन से शुरुआत करेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस दिख रहा है, फिर बाकी की चीजें बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूं, इनिशियली hydrogen is balanced, but during the process of balancing other elements, hydrogen gets unbalanced, है ना? तो इसलिए so we have to take care of such इश्यूज एज वेल, हमें ऐसे इश्यूज का भी ध्यान रखते आना चाहिए। तो अगर अपन शुरुआत ही हाइड्रोजन से करते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर ऐसी कंडीशन में अगर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाता है या कोई भी एलिमेंट अनबैलेंस हो जाता है, तो वी शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो आई थिंक दिस इज गुड, दिस इज सफिशिएंट। आई होप जनता को समझ में आ रहा है। अपन आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, सो आई विल डिलीट दिस। नेक्स्ट, हाँ, अभी ये टेक्स्ट बुक से लिए हुए क्वेश्चंस है, तो मैं चाहता हूं कि ये आप अभी सॉल्व करें। देखो ये ट्राई करो, होता है क्या, आई होप हो जाएगा, हो जाना चाहिए मतलब। तो ये चारों क्वेश्चंस अभी आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्लास में ही।
दिस इज क्लास वर्क, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दी 4 क्वेश्चंस। चारों का आंसर आने के बाद ही हाथ उठाए आंसर देने के लिए। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर टू ऑल द 4 क्वेश्चंस। चारों रिएक्शंस बैलेंस करने के बाद हाथ उठाए। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं इजी वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, मैं ही आंसर बताऊंगा। ठीक है, इजी वाले मैं बता देता हूँ, डिफिकल्ट वाले आंसर्स आपसे पूछ लूंगा। ओके, तो पहले इजी वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई वुड लाइक टू डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। तो अपन रूल देखते हैं। रूल क्या है? रूल है हिट एंड ट्रायल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स है उनको पहले बैलेंस करें। तो एजी तो बैलेंस दिख रहा है, क्लोरीन भी अभी बैलेंस दिख रहा है, एजी और क्लोरीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइड्रोजन को सोचो, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है क्या? नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 1 है, राइट हैंड साइड पे 2 है। तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो बढ़िया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से क्लोरीन अनबैलेंस हो गया। सबसे पहले सिल्वर, ये जो सिल्वर है वो एजी है, एजी इज सिल्वर। ठीक है, सो एजी सिल्वर सबसे पहले बैलेंस्ड है और क्लोरीन भी बैलेंस्ड है। लेकिन जब अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करने गए तो क्लोरीन डिस्टर्ब हो गया, क्लोरीन बिकेम अनबैलेंस्ड। सो 2HCl लिखा है यहाँ पे। तो 2HCl होने की वजह से यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और फिर Ag के सामने भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर Ag अनबैलेंस हो गया। ठीक है, तो सी वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखता हूं मैं, एक नोट है सी वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। व्हेन वी बैलेंस H देन Cl बिकम्स अनबैलेंस। फिर उसको टेक केयर करने जाएंगे तो व्हेन वी बैलेंस Cl देन Ag बिकम्स अनबैलेंस। लेकिन इनिशियली क्या था? इनिशियली इन द क्वेश्चन Ag and Cl are balanced and only H is
अनबैलेंस्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में Ag और Cl जो थे वो बैलेंस थे। क्या हो रहा है ये? ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन में Ag और Cl बैलेंस थे, सिर्फ H अनबैलेंस था। फिर जब अपन H को बैलेंस करने गए तो क्लोरीन को प्रॉब्लम हो गया, फिर क्लोरीन को बैलेंस करने गए तो Ag को प्रॉब्लम हो गया, एंड देन फाइनली एवरीथिंग इज बैलेंस। एट द लास्ट चेक फॉर ऑल एलिमेंट्स इंडिविजुअली। सो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हम सारे एलिमेंट्स के लिए इंडिविजुअली चेक करके रखें कि वो चीजें बैलेंस्ड है या नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर। ठीक है, तो ये सी वाला क्वेश्चन हो गया। तो आई विल, हाँ इसको लिख लो, फिर इसको डिलीट करते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो जो सी वाले के लिए मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है नीचे, इसको प्लीज नोटबुक में लिख लो, शॉर्ट में, अपनी हैंडराइटिंग में, अपने लैंग्वेज में, इसको लिख लो जल्दी से। ओके, आई अज्यूम लिख लिया होगा, तो इसको करते हैं डिलीट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो डी वाला, ये तो शायद अपन ने अभी डिस्कस कर लिया है, तो डी वाला हो गया। वो सॉल्व एग्जांपल भी था टेक्स्ट बुक में, अपन ने भी डिस्कस किया, डी और सी हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द बी क्वेश्चन। SO2 plus H2S gives S plus H2O। बी वाला क्वेश्चन अपन सोचे। ठीक है, तो बी वाला क्वेश्चन किससे पूछे? ईशानी लोहोटे, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड आंसर? Sir, a balanced equation SO2 plus 2H2S gives 3S plus 2H2O. ओके, थैंक यू ईशानी। ईशानी ने आंसर बताया 1 2 3, और 3 के बाद ईशानी आपने वाटर के लिए क्या कोएफिशिएंट बताया? अनम्यूट करके बताए। 2H2O. ठीक है, तो आपने 1 2 3 2 ऐसा बताया आंसर, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। लेट्स चेक कि इनका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो मेथड मेथड क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट्स बैलेंस करके देखो। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में सल्फर जो है वो राइट साइड में अकेला है। मतलब सोचो, सल्फर का जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको अपन राइट साइड में मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर अकेला है ना। तो सल्फर के सामने कोई भी कोएफिशिएंट लिख दो तो सल्फर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के एलिमेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले बाकी के सारे एलिमेंट्स बैलेंस कर लेंगे और सल्फर पे लास्ट में आएंगे, क्योंकि सल्फर जो है वो अकेला है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो अभी देखो, हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस्ड है, तो ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं। तो राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है, लेफ्ट साइड में 2 है, तो राइट साइड में 2 कर देंगे अपन। तो यहाँ पे राइट साइड में अपन ने 2 कर दिया। अब उससे क्या हुआ, उससे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन अनबैलेंस होने की वजह से हाइड्रोजन का टेक केयर करने के लिए यहाँ 2 लिख दिया, और लास्ट में अपन सल्फर के सामने ऐसा 3 लिख सकते हैं। तो जो ईशानी ने आंसर दिया वो करेक्ट है। इसका मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, ठीक है, मैं मेथड बता देता हूँ। Here we are balancing sulfur at the end because तो ये है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, हम किसको पहले बैलेंस कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट है। क्या हो रहा है इसको?
ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं अब ओरली बता देता हूँ। फिर जो हाइड्रोजन है उसको बैलेंस करने के लिए फिर लेफ्ट हैंड साइड में H2S के सामने 2 लिखना और लास्ट में सल्फर आएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। ओके, मैं चाहता हूं कि जनता इसको लिखे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास में ये पॉइंट्स अपनी हैंडराइटिंग में ओन वर्ड्स में लिखे हुए हो। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स। So with this we have discussed the B question. Okay. Now let us discuss the A question. So I am deleting everything on the board. Okay. सी वाला डिस्कस कर लिया, डी वाला तो हो ही गया था, बी वाला भी अपन ने अभी डिस्कस कर लिया। तो ये जो आंसर ईशानी ने बताया बी वाले क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द ए पार्ट। हम ए पार्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो रूल क्या है? रूल नहीं है लेकिन कंडीशन है, मतलब एक ट्रिक है। बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा क्या दिख रहा है यहाँ पे? सल्फर दिख रहा है। ये मैं ही बता देता हूँ। सल्फर दिख रहा है तो राइट साइड में अपन 2 लिखेंगे। राइट साइड में सल्फर के लिए 2 लिख दिया। ठीक है, फिर अब 2 लिखने के बाद सल्फर बैलेंस हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सल्फर का काम खत्म हो गया। सल्फर अपन ने बैलेंस कर दिया। कुछ और अगर अपन चेंजेस करेंगे तो सल्फर अनबैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 7 + 1 8। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 8 और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है क्या? अरे यार, ये तो वैसे ही बैलेंस हो गया, इजी था ये। ठीक है, तो वी tried to balance sulfur but then everything got balanced along with it। उसी के साथ में बाकी सारी चीजें भी बैलेंस हो गई। डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स। प्लीज मन से नया कंपाउंड इंट्रोड्यूस ना करे। जो केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वही मॉलिक्यूल्स को बैलेंस किया जाए। खुद के तरफ से नया मॉलिक्यूल मत लगा देना। ये मत बोलना कि सर वो राइट साइड में अपन ने SO2 बनाना क्या, फिर SO3 बनाएंगे तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करवा सकते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट दैट यू आर अलाउड टू चेंज ओनली द कोएफिशिएंट्स। हमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स चेंज करने की, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऑल्टर करने की अनुमति दी गई है। नए कंपाउंड्स, नए मॉलिक्यूल्स जनरेट ना करे। ऐसा मत बोलना कि सर ये 2 जाने दो। अपन क्या करते, अपने को एक H2SO4 मॉलिक्यूल बनाना है तो अपन यहाँ पे ऐसा SO2 बना देते। फिर SO2 बनाने के बाद में इधर H2O लगा देते। फिर H2O में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ तो अपन SO2 को SO3 बना देंगे। प्लीज ये मत करना। और ये तो बिल्कुल ही मत बोलना क्यों सर SO3 तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ना, SO3 में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर अपन लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में कोई नए स्टूडेंट क्या बोलेंगे? नेक्स्ट स्टेप में नए स्टूडेंट में सर वाटर वाटर कैंसिल कर देना फिर। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लीज पे अटेंशन, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये प्रॉपर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट्स आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इसमें और एक चीज, कुछ लोगों ने सी वाले का आंसर ऐसा लिखा होगा, सी वाले में कुछ लोगों ने 1/2 H2 लिखा होगा, तो वो भी चलता है। ये मैथ्स के इक्वेशन जैसा है, जैसे 3x + 4y। अभी 3x + 4y है तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर क्या लिखेंगे अपन? 6x + 8y लिख सकते। तो वैसे मैथ्स जैसा है ये। जो सी वाला इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के आगे 1/2 लगा दो या फिर पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इजी। अब
एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड्स, सब लोग हाथ नीचे करो जल्दी से। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड्स। ठीक है, कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कैन वी ऐड सेम मॉलिक्यूल विद सेम कोएफिशिएंट ऑन बोथ द साइड्स। वी कैन ऐड, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जैसे जो ए वाला रिएक्शन है, अगर मैं उसमें बोलूं कि उसमें लेफ्ट हैंड साइड में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देते, राइट साइड में भी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देते, तो उससे कुछ सिग्निफिकेंस नहीं डेवलप हो रहा है, कुछ जनरेट नहीं हो रहा है वहां पे, नया कुछ चेंजेस नहीं किया हमने। दिस इज एज गुड एज सेइंग एक इक्वेशन है, जैसे 3x + 4y = 5, नाउ एडिंग +5 टू बोथ द साइड्स, तो उससे मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। वो वैसे ही करते हैं ना, जो राइट साइड में 5 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना रहता है, इसलिए -5 दोनों साइड ऐड करते हैं, कुछ तो भी ऑपरेशंस करते हैं मैथ्स में। तो वैसी चीज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में 4 मॉलिक्यूल वाटर ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में 4 मॉलिक्यूल वाटर ऐड कर दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। केमिकल रिएक्शन में वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो जिनका डाउट था, आई होप क्लियर हो गया। We can add, but it does not create any difference by adding the same molecule with the same coefficients on both the sides. ठीक है, तो अभी हाँ, सबने हाथ नीचे कर लिया, थैंक यू वेरी मच। इस स्लाइड के क्वेश्चंस में, इस स्लाइड के बैलेंसिंग में किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डिफिकल्टीज, एनी कंसर्न्स इन दिस क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड्स। अपना हाथ उठाए अगर इस बैलेंसिंग में कोई डाउट है तो। नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इतना अच्छा पढ़ा दिया, मजा आ गया। ठीक है, और 4 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें, प्लीज ट्राई। ये 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए हैं, प्लीज ट्राई दीज 4 क्वेश्चंस। सिंपल सिंपल है, जल्दी हो जाएगा। चारों क्वेश्चन के आंसर आने के बाद हाथ उठाए, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव आंसर टू ऑल द 4 क्वेश्चंस। आप लोगों को फाइनल आंसर देना है मॉलिक्यूल के टर्म्स में, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस वगैरह ऐसा लिख के देना है। अब उसके लिए पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस रहता है। ठीक है, आंसर आए तो हाथ उठा सकते हैं।
Answers, please raise your hands. चलो डिस्कस करें। ठीक है, इसके आंसर्स मैं बताता हूँ। इट सीम्स कि जनता को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले नहीं पता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले देखो, दिस शोज कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पता होने चाहिए, कितना जरूरी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पता होना। ओके, तो मैं ही डिस्कस करता हूँ। आई विल बी गिविंग द आंसर। बहुत सारे लोगों के हाथ उठ गए, आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स डिस्कस। अनीश फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फाइनल आंसर देंगे अनीश। यस सर। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना सर 2CaOH/2 हाँ, plus 2CO2 equals to 2CaCO3 plus 2H2। तो सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, राइट? यस सर। हाँ H2 ये हाँ, H2O के लिए भी, राइट? नहीं सर, H2 गलत है शायद से मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, अपन डिस्कस करते हैं। तो अनीश ने आंसर दे दिया है, अनीश ने 2222 वाला आंसर दे दिया है, तो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बता देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है CaOH/2। CaOH2 बोलो या CaOH/2 बोलो, एक ही बात है। प्लस नेक्स्ट वाला कंपाउंड क्या है? नेक्स्ट वाला कंपाउंड CO2 है। तो CO2 अपन ने लिख दिया। रिएक्ट्स टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 प्लस वाटर। वाटर में हाथ से लिख देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो इसमें कैल्शियम पहला स्टेप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स को सोचो। तो कैल्शियम बैलेंस्ड है, कार्बन और कार्बन भी बैलेंस्ड है। तो अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है? ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 है, और ऑक्सीजन राइट साइड में 3 और 1 4 है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, हाइड्रोजन राइट साइड में 4 है। सॉरी, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 ही है ना? तो ये है ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2, और राइट साइड में भी अपन लिख सकते हैं हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। ऐसा अपन लिख सकते हैं। बराबर हो गया ये? तो ये चीज अपने आप बैलेंस्ड है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, अब मन में एक डाउट आता है कि सर वो 2 वाली चीज गलत थी क्या? सारे कोएफिशिएंट्स 2 लिखना या सारे कोएफिशिएंट्स 1 लिखना, क्या वो चीज गलत हो जाएगी? तो करेक्ट आंसर इज वो चीज गलत नहीं है, वो चीज भी करेक्ट है, लेकिन हम बाय कन्वेंशन स्मॉलेस्ट नंबर्स में लिखना चाहते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर्स में हम लिखना चाहते हैं। तो जैसे पिछला वाला एग्जांपल स्लाइड था, उसमें कैसा हाफ H2 लिखा था मैंने, तो पूरी रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लिखो, वो थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू लिखना 1 एंड हाफ। इस केस में 1 ज्यादा बेटर है। 2 उतना करेक्ट नहीं होगा, लेकिन 2 गलत भी नहीं है। समझे इस चीज को? हम रिएक्शन रन करना चाहते हैं तो स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में लिखे। अगर बड़े नंबर्स में लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, बड़े फॉर्मेट में भी नंबर्स लिखेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, लेकिन रिएक्शन को लिखते वक्त स्मॉलेस्ट होल नंबर्स में लिखने का कोशिश करें। ठीक है, तो अनीश एक बार आप अनम्यूट करें और मुझे बताएं आपको ये पॉइंट समझा क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर्स में लिखना है। यस सर, यस। ओके, थैंक यू अनीश। म्यूट कर लो, हाथ नीचे कर लो। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक है, Zn हम ऐसे ही लिखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3। तो यहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि सिल्वर इज Ag एंड नाइट्रेट ग्रुप इज NO3। सो नाइट्रेट इज NO3 ग्रुप। अब सर ये आपको कैसे पता चला? तो नाइट्रिक एसिड आप लोगों ने सुना होगा, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। HNO3 में जो ग्रुप है दैट इज नाइट्रेट ग्रुप। तो नाइट्रेट ग्रुप पे चार्ज आता है -1। द चार्ज ऑन नाइट्रेट ग्रुप इज -1, क्योंकि हाइड्रोजन पे चार्ज इज +1। तो उससे समझ में आता है कि Ag वाला +1 एंड NO3 वाला -1 है। तो इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल डिलीट दिस। और यहां पे Zn प्लस AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब जिंक नाइट्रेट जो है, जिंक का वैलेंसी 2 है, तो जिंक नाइट्रेट हो जाएगा Zn NO3 होल ट्वाइस। Zn NO3 होल ट्वाइस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर जिंक नाइट्रेट। और सिल्वर लिखना है तो सिल्वर हम Ag लिख देंगे। ठीक है, सो जिंक का वैलेंसी 2 होने की वजह से NO3 ग्रुप 2 बार लिखना पड़ा। इस चीज को समझे यहां पर, because the valency of zinc was 2 and the valency of nitrate group is 1, so ZnNO3 whole twice। अब इसको बैलेंस करना है, तो अब ये इजी बन गया है क्वेश्चन। जिंक इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, Ag is also balanced, but now think about NO3 ग्रुप। अब इस वाले क्वेश्चन में हम पूरा का पूरा NO3 ग्रुप यहाँ पे और पूरा का पूरा NO3 ग्रुप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देंगे। सो NO3 ग्रुप पूरा बैलेंस हो गया और यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि Ag अनबैलेंस हो चुका था। सो दिस इज द आंसर टू द बी क्वेश्चन। ठीक है, सो Zn प्लस 2 टाइम्स AgNO3 गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 Ag। लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन नाउ। इसको लिख लो, सेकेंड क्वेश्चन लिख लो पहले। इसमें एक पॉइंट लिखवा देते हैं। जिंक का वैलेंसी 2 है और नाइट्रेट ग्रुप का वैलेंसी 1 है, इसलिए ZnNO3 होल ट्वाइस हमने लिखा। ओके, ठीक है, सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। आई विल डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन नाउ। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, अब डाउट आता है कि सर वो जो कॉपर क्लोराइड है वो CuCl लिखे या CuCl2 लिखे। सो फॉर द थर्ड क्वेश्चन कॉपर क्लोराइड इज मेंशन्ड। ठीक है, तो व्हेन वैलेंसी इज नॉट प्रोवाइडेड, when valency is not given, then consider the highest valency. So it will be cupric chloride। So it will be cupric chloride और उसका molecular formula हमें CuCl2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लो। प्लीज राइट दिस पॉइंट विथ यू। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर वैलेंसी नहीं मेंशन है तो हम मैक्सिमम वाला वैलेंसी कंसिडर करें। द मैक्सिमम वैलेंसी फॉर कॉपर इज 2, देयरफॉर इट विल बी CuCl2।
सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 लिखेंगे, गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब ये AlCl3 रहता है प्लस कॉपर, AlCl3 प्लस कॉपर. सो नाउ द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, याद करो ये 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसा Al लिखते हैं, इधर क्लोरीन लिखते हैं, वैलेंसीज लिखते हैं, इसके नीचे 3 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, एंड देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी AlCl3. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी AlCl3. अब इसको बैलेंस कर लो, तो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा बैलेंस करने में, तो अपन समझे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, राइट. तो यहाँ अगर मैं 3 लिख दूँ और यहाँ 2 लिख देते हैं, जैसे क्रिस क्रॉस जैसा, उससे क्या हो जाएगा, क्लोरीन 6 हो जाएंगे. तो हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ LCM, हमने LCM वाला कंसेप्ट यूज किया है यहाँ पर. सो 3 2 6 एंड 2 3 6. अब यहाँ पे 2 Al होने की वजह से Al के सामने 2 लिख देंगे, एंड यहाँ पे 3 Cu होने की वजह से Cu के सामने हम 3 लिख देंगे. So this is balance. So this is the answer for C question. I want students to write it down. थर्ड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है. लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ. फोर्थ क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट. अब पोटेशियम के होता है, सल्फेट SO4 ग्रुप होता है. SO4 ग्रुप इज 2 नेगेटिव, पोटेशियम इज सिंगल पॉजिटिव. ये लर्न करना है. बेरियम क्लोराइड, बेरियम इज Ba2 प्लस, क्लोरीन इज Cl सिंगल नेगेटिव. बेरियम सल्फेट इज Ba, अच्छा सल्फेट तो Ba और SO4 रहेगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl रहेगा. तो जो D वाला रिएक्शन है, ये D वाला रिएक्शन अगर अपन ध्यान से देखें तो समझ में आएगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो अब जो K पोटेशियम सल्फेट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल एक्चुअली बी K2SO4. So it will be K2SO4 and ये 4 भी नीचे लिखना. ठीक है, तो I will just write the final answer. BaCl2 plus K2SO4 gives BaSO4 plus KCl. BaCl2 plus K2SO4 gives BaSO4 plus KCl. So this is the equation. यहाँ पर K 2 बार है तो हम यहाँ पर K 2 बार लिखेंगे. Cl 2 बार होने की वजह से Cl अपने आप बैलेंस हो गया, Ba भी बैलेंस हो गया. So this is the final answer. तो किसी एक चीज को अगर अपन बैलेंस करने जाए तो उससे बाकी की चीजें बैलेंस हो जाती है. फिर उसके बाद पूरा रिएक्शन एक बार आखिरी से रीचेक करना ना भूले. सो रीचेक योर फाइनल आंसर. सो ये फाइनल आंसर रीचेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सो दिस इज अबाउट दीज 4 क्वेश्चंस ABCD. ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं डाउट्स पूछने के लिए. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन दीज 4 क्वेश्चंस प्लीज आस्क. ठीक है, वी कैन मूव अहेड. तो बैलेंसिंग हो गया अपना. अब आगे आने वाली क्लासेस में केमिकल रिएक्शंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शंस कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे. करोजन पढ़ाया जाएगा और रेंसिडिटी पढ़ेंगे. रेंसिडिटी कंसेप्ट होता है. करोजन जो है वो चीज फिर से हमें पढ़ाई जाएगी. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया था करोजन क्या होता है, बट यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो नाउ आई स्टिल हैव सम 3 और 4 मिनट्स एंड मैं डाउट्स डिस्कस करना चाहूँगा. मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को डाउट्स है वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें एंड आई विल रिप्लाई
to them on the class, in the class. ठीक है, किसी ने डाउट पूछा है कि जो पहली वाली रिएक्शन है वो 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो होगी या नहीं होगी? रिएक्शन वो भी होगी, जैसे डाउट देख लो क्या है यहाँ पर, जिनको जाना है वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है, फर्स्ट वाला रिएक्शन करेक्ट आंसर इज 1 1 1 1, बट 2 2 2 2 भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 2 2 2 वाला रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन वो भी प्रोसीड करेगा क्योंकि वो भी बैलेंस्ड है, राइट। लेकिन हम लिखते वक्त स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर कंडीशन मेंटेन करते हैं। वी ट्राई टू मेंटेन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर कंडीशन, इतना याद रखना, तो फिर अपना काम हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर कंडीशन से चीजें बैलेंस करना है। ओके, सो दैट इज अबाउट दिस। 2 2 2 2 वाली रिएक्शन भी प्रोसीड करेगी, रिएक्शन बैलेंस्ड अगर है तो वो काम करती है रिएक्शन, और अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो वो, इसका मतलब ये नहीं कि रियल लाइफ में वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, वो तो सिर्फ पेपर पे आपने बैलेंस नहीं किया है, हमने बैलेंस नहीं किया, इसका ये थोड़ी मतलब है वो प्रोसेस नहीं होगा। जो रिएक्शन चलती है, कोई दो रिएक्टेंट्स मिलकर रिएक्ट करेंगे तो वो तो फिक्स्ड क्वांटिटी में ही रिएक्ट करेंगे ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने 9th में देखा था, उसी के साथ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन समझे। अगर पेपर पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कोई स्टूडेंट बता रहे हैं कि करोजन और एनसीडीटी एनसीईआरटी से सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी अपन वो चीज पढ़ने वाले हैं क्योंकि अपन फाउंडेशन में है। ठीक है, तो फाउंडेशन वालों को पढ़ाते हैं, और एनसीडीटी और करोजन ये वाले आर्टिकल्स नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। होपफुली नेक्स्ट वीक में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैक्सिमम 1 और 2 लेक्चर्स में तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद कार्बन एनाइड्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, कार्बन एनाइड कंपाउंड्स टॉपिक रीड करना स्टार्ट कर दे, लेकिन पहले इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, व्हाई टू बैलेंस द रिएक्शन। रिएक्शन हम इसलिए बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कितना प्रोडक्ट बनेगा कितने रिएक्टेंट से, या फिर एक रिएक्टेंट के साथ कितना रिएक्टेंट यूज करना पड़ेगा। खिचड़ी बनाते हैं तो दाल और चावल का एक प्रोपोर्शन फिक्स होता है, वैसा ही जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे 1:8 रेशो में रिएक्ट करते हैं, तो ऑन दो सिमिलर लाइंस 1:8 ये जो रेशो आया, वैसे ही केमिकल रिएक्शन में भी रेशो रहता है। कितना प्रोडक्ट बनेगा ये पता करने के लिए हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर कंसर्न्स, एनी अदर डिफिकल्टीज? नहीं? Okay, so thank you so much for attending the class. Please enjoy your weekend. Please take care of yourselves. I wish all the best to you.